हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद चर्चित मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा यहाँ पर सामने पैनल पर आप देख रहे हैं। एक बार फिर उभरा महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच का सीमा विवाद। आखिर यह विवाद क्या है, इससे संदर्भित क्या कुछ वर्तमान में हलचलें हैं, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप किया जा रहा है, तर्क वितर्क किया जा रहा है, इसको हम समझेंगे। साथ ही इससे जो जुड़ी हुई पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, उसको भी हम एक बार देखेंगे। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संवैधानिक पक्ष। इस पूरे मामले में संविधान क्या कहता है। क्लियर? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर थोड़ा सा मैप को देख लीजिए। ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटक। यहाँ पर बेलागावी एक जगह का आप नाम देख रहे होंगे। इससे पहले बेलगांव कहा जाता था। शायद आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी वो बेलगांव का ही अधिवेशन था। तो यही वो बेलगांव है जो वर्तमान में कर्नाटक में। क्लियर? यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। आगे बात करें तो कर्नाटक सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांवों पर दावा किया गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक जिला है और इसका नाम है सांगली। ठीक है ना? सांगली जिले के अंतर्गत एक तालुका है, उसका नाम है जाट तालुका और इसमें कुल 40 के आसपास गांव हैं। और इन पर कर्नाटक का जो तर्क है वो ये है कि यह जो क्षेत्र है ये कन्नड़ भाषी क्षेत्र है और साथ ही इस क्षेत्र में जल संकट की स्थिति हमेशा कायम रहती है। तो एक तो कन्नड़ भाषी क्षेत्र है और इस लिहाज से भी हम चाहते हैं कि ये हमारे में मिल जाए और साथ ही इनके यहाँ का जो जल संकट है वो भी हम दूर कर सकते हैं। इस तरीके से पक्ष, इस तरीके से तर्क कर्नाटक सरकार के द्वारा रखा जाता है। साथ ही इसके विपरीत जो महाराष्ट्र सरकार है वो कर्नाटक के कुछ सीमावर्ती गांवों पर अपना दावा करता है। महाराष्ट्र सरकार कहता है कि भाई कर्नाटक के सीमावर्ती जो गांव है यहाँ पर मराठी भाषी लोगों की संख्या ज्यादा है और इस लिहाज से इनको हमारे में शामिल होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप, तर्क वितर्क की स्थितियां देखी जाती हैं। इसके अलावा हाल के संदर्भ में कुछ और जो गतिविधियां हुई हैं उसको भी मैं आपको बताऊं तो महाराष्ट्र सरकार ने कहा जो मराठी भाषी क्षेत्र है जो कि कर्नाटक के अंतर्गत है वहां पर मराठी भाषी क्षेत्र में जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देने की बात महाराष्ट्र सरकार ने की है। ठीक है, को पेंशन, बात समझ में आ रही ना। दूसरी बात, उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले योजना, जन आरोग्य योजना है, ये JAY में लिख देता हूं, जन आरोग्य योजना है। इस योजना का भी लाभ इन स्वतंत्रता सेनानियों के देने की बात की है महाराष्ट्र सरकार ने, है ना। और ये सभी कहां से बिलोंग करते हैं? जो कर्नाटक के सीमा में है। ठीक है, तो कर्नाटक के सीमावर्ती गांवों के जो लोग हैं उनको यदि इस तरीके से आकर्षित करने की कोशिश इस सरकार के द्वारा की जा रही है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की जा रही है, तो इसके प्रत्युत्तर में कर्नाटक सरकार ने भी कहा कि महाराष्ट्र में जो कन्नड़ भाषी स्कूल हैं उनको हम अनुदान देंगे, स्कूल को अनुदान, ग्रांट देंगे, है ना। यानी कि दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर गतिविधियां अपना रही हैं। क्लियर? अच्छा, अब इस अवस्था में यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि आखिर वर्तमान में चल क्या रहा है, वर्तमान में यह मुद्दा क्यों उभरा है। हालांकि ये पहले से भी चल रहा है। आगे हम इस पर बातचीत करेंगे कि भाई महाजन समिति क्या है, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने इस
कमेटी के निर्णय को, रिकमेंडेशन को क्यों अस्वीकार किया, सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में क्या कुछ विवाद की स्थिति है, इसको हम समझेंगे। लेकिन इससे संदर्भित जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, उसको एक बार समझ लेना जरूरी है ना। ध्यान रखिएगा कि वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य बंबई राज्य से अलग हुआ है ना। मैसूर राज्य जो है एक नए राज्य के तौर पर सामने आता है, ठीक है। और इस अधिनियम के माध्यम से दरअसल हुआ ये कि बेलगांव या बेलागावी, है ना, बेलगांव मैं अभी लिखता हूं, उस समय तो बेलगांव ही था, बेलगांव प्लस 10 तालुके, ये जो 10 तालुके थे ये सभी किसमें थे, तो बंबई में थे। ये सभी के सभी मैसूर राज्य को दिए गए, बंबई से लेकर के, ठीक है ना। और इसी कारण से जो बंबई प्रांत है वो तब से शिकायत करता रहा है ना, कि ये हमारे पक्ष में रहने चाहिए थे। क्यों रहने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो मराठी भाषी लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। हालांकि इस अधिनियम के माध्यम से ये कहा गया था कि 50%, 50% से जो अधिक है वो कन्नड़ भाषी हैं, लेकिन जो बंबई प्रांत था उसका अपना तरफ। बहरहाल ये सभी जो है मैसूर राज्य को दे दिए गए। और यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा बात कि बेलगांव ने इनफैक्ट 1948 में ही एक रिक्वेस्ट दिया था भारत सरकार को कि भाई आप जो है हमें महाराष्ट्र में, सॉरी बंबई में शामिल कर लीजिए, क्योंकि उस समय तो बंबई था, महाराष्ट्र तो था नहीं, महाराष्ट्र बाद में बना है, इसके बारे में मैं भी बता देता हूं। तो इस तरीके से ये कहानी यहाँ पर सामने आती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि अभी तक हम बात कर रहे हैं मैसूर की। ये जो मैसूर है ना, ये मैसूर 1973 में जाकर करके कर्नाटक बन जाता है, ठीक है। इसका नाम 1973 में कर्नाटक हो जाता है। हालांकि इसका जो स्थापना दिवस है 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, कर्नाटक फाउंडेशन डे। क्लियर, यहां तक स्पष्ट है बात। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए कि जो बंबई उस समय था, है ना, बंबई जो है 1 मई 1960 को किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है, आप समझ जाएंगे, GJ गुजरात और MH महाराष्ट्र, 1 मई 1960 को, है ना। इससे ये आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर समझिए कि इस बीच जब ये विवाद की स्थितियां चल ही रही थी, तो भारत सरकार ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद्र महाजन के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था महाजन समिति, है ना, 1966 में। और 1967 में इस समिति की रिपोर्ट आती है, ठीक है। इसमें जो रिकमेंडेशन दिया गया था उसको महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। इसमें यह कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार को 264 गांव दिए जाएं और जो कर्नाटक है इसको 247 गांव दिए जाएं, ठीक है ना। और इन 247 में बेलगांव वगैरह भी शामिल थे। तो जो मैसूर है, उस समय तो मैसूर था, कर्नाटक तो 1973 में बना है, तो मैसूर ने इस बात को मान लिया कि हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र ने इस बात को नहीं माना, है ना। ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं महाराष्ट्र लिख रहा हूँ, बंबई नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बात चल रही है 1966-67, है ना। और इस समय तक ये महाराष्ट्र बन चुका है ना। नाम के आधार पर भी चेंज होता रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ये स्थितियां पनपी, ठीक है। अब आगे बात बढ़ी, विवाद बना रहा, विवाद में कोई तब्दीली नहीं आई। इस बीच 2004 में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इस पूरे मामले को लेकर करके, इस विवाद को लेकर के, है ना। किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 131B के तहत, है ना। अनुच्छेद 131B में क्या बातें कही गई हैं इसको अभी हम विस्तार से समझेंगे।
लेकिन इसी के माध्यम से इसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी और यह जो विषय है, यह विषय अभी तक सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। इस पर अभी एज सच कोई फाइनल जजमेंट या फाइनल निर्णय नहीं लिया जा सका है। चलिए अब थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं, आगे की स्थितियां क्या है। देखिए संवैधानिक प्रावधान इस पूरे मामले में क्या कहता है ना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकार है कोई भी राज्य बनाने का, राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का, है ना, उनमें 2 राज्यों को मिलाकर करके एक राज्य बना देने का, एक राज्य की सीमा को किसी दूसरे राज्य में मिला देने का, यानी कि प्लस माइनस करने का अधिकार संसद को है ना, सीमाई क्षेत्रों में, ठीक है ना। सीमा मिलाना या सीमा हटाना, है ना, सीमा क्षेत्र की बात चल रही है, ठीक है। 2 क्षेत्रों को एक साथ कर देना, अलग अलग कर देना, जो भी, ये संसद के हाथ में है और अनुच्छेद 3 में ये शक्ति दी गई। और कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दायर की 2004 में, तो कर्नाटक सरकार ने ये कहा है कि जाहिर सी बात है कि जब ये मामला संसद तय करती है, संसद इस तरीके से कोई भी काम करती है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय जाने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पर एज सच विधि का कोई तारवान प्रश्न है ही नहीं, है ना। इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार की याचिका को मानते ही नहीं है, ये इनवैलिड है ना, ये मेंटेनेबल नहीं है। अंग्रेजी में इसको ये कहा गया है, मेंटेनेबल नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि अनुच्छेद 131 बी क्या कहता है। अनुच्छेद 131 बी के तहत ही चूंकि महाराष्ट्र सरकार ने याचिका अपनी लगाई है सर्वोच्च न्यायालय में, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखो है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मिला हुआ है ना, अनुच्छेद 131 के तहत, ठीक है। किसी भी महत्वपूर्ण विषय के मामले से संबंधित जो भी उसका समाधान करना है, जो भी उसका निर्णय लेना है, ये सभी जो अधिकार है यहाँ पर दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं। इसमें अनुच्छेद ए बी सी इस तरीके से चर्चा की गई है। अनुच्छेद 131 बी के तहत यह मामला चल रहा है। ए में है कि भारत और 2 या 2 से अधिक राज्य या भारत और किसी राज्य के बीच में, भारत सरकार यानी, है ना, भारत सरकार, भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया इसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में यदि कोई विषय है तो अनुच्छेद 131 ए के तहत वो देखा जाएगा। बी में क्या है कि भारत संघ प्लस राज्य या राज्यों, स्टेट या स्टेट्स एक साथ, है ना। इसके अलावा बनाम में कौन रहेंगे, राज्य या 2 से अधिक राज्य, है ना। मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर अनुच्छेद 31 बी में 131 बी में ये बातें कही गई हैं, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार ने इसी के आधार पर यह याचिका लगाई है कि भाई भारत संघ को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और एक तरफ कर्नाटक है और दूसरी तरफ कौन है, तो महाराष्ट्र है। बात समझ में आ रही है ना। तो इस कंटेक्स्ट में ये चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जो अनुच्छेद 131 सी है इसके तहत नहीं मामला लगाया है, क्योंकि अनुच्छेद 131 सी में 2 राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद है उसको देखा जाता है, 2 राज्यों के बीच विवाद। बात समझ आ रही है। इसलिए मैंने इसकी चर्चा विशेष तौर पर की है कि 131 बी में यूनियन ऑफ इंडिया को भी शामिल किया गया है। हो सकता था कि भाई 131 सी से वो अपनी याचिका लगाता, तो इसमें केवल महाराष्ट्र और कर्नाटक ही शामिल होते, भारत संघ तो शामिल नहीं होता ना। तो इसमें 131 बी के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा स्टेप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया। चलिए अब यहाँ पर ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा ही मैसूर राज्य का गठन किया गया था। अच्छा, इसके बारे में तो मैंने पिछली स्लाइड में बता ही दिया है कि 1 नवंबर 1956 को मैसूर बना था, उसके बाद 1973 में वो कर्नाटक बना था। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि 1948 में एसके धर
आयोग का गठन किया गया था, है ना, इस संदर्भ में राज्य पुनर्गठन के कॉन्टेक्स्ट में, है ना। उसी के बाद 1948 में ही जेवीपी कमीशन, जेवीपी कमीशन का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है ना। इसके बाद वर्ष 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको बाद में कहा गया, है ना। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में यह आयोग गठित किया गया था। 1955 में इसकी सिफारिशें आई। वर्ष 1956 में इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, ठीक है ना। तो ये कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। और इसी के बाद चीजें जो है आगे बदलती चली गई। वर्तमान में जो दोनों राज्यों के बीच का विवाद है, ये वर्तमान में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला है। अब इस पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो देखना होगा कि वो इसमें क्या स्टैंड लेता है। इन बिटवीन दोनों सरकारों के बीच इस मुद्दे को लेकर करके अभी भी कहासुनी का दौर जारी है। अब इसमें ये देखना होगा कि ये दोनों सरकारें मिल बैठकर किस तरीके से इस मामले को शांत करती हैं। आज की चर्चा में इतना ही। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वो एक बार देख लीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के बारे में चर्चा करते हुए हालिया महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। मैंने इसकी पृष्ठभूमि बता दी है, किस तरीके से वर्तमान में गतिविधियां चल रही हैं, पहले की क्या स्थिति थी, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, इसके माध्यम से किस तरीके से आगे चीजें बदली, ये सब मैंने आपको बता दिया है। इसका उत्तर आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में, किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।